हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास हम लोग काफ़ी कुछ वेराइटी के न्यूमेरिकल देखे हैं। वी हैव येट कवर्ड व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड पीवी डायग्राम। ये सब के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि हम किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस को ढंग से समझ पाए। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्यों चाहिए? प्रोसेस इसलिए चाहिए, द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर क्या है? टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। थर्मोडायनामिक्स में हमारा मकसद ये नहीं है कि कितना हीट देने से कितना इंटरनल एनर्जी बनेगा। इंटरनल एनर्जी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है? कितना हीट दिए एक सिस्टम को और हमको कितना वर्क मिला। गाड़ी में हम कितना पेट्रोल डाले, कितना माइलेज मिला, बस यही हमारा मतलब है। कितना गर्म हुआ उससे हमको मतलब नहीं है। कितना गर्म हुआ मतलब व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट हैज नथिंग टू डू विथ अस। तो डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हम लोग फॉलो करते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना हम वर्क निकाल सकते हैं और कौन सा प्रोसेस कितना फिजिबल है। वैसे बुक में आपको 4 किस्म की थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस मिलेंगे। एक आइसोकोरिक प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोबारिक प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस। तो काफी लोगों को लग रहा होगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, बट आई विल से यू देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। ठीक है ना? तो चलिए हम वो सारे को देखेंगे एंड जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन भी देखेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना। थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर है ना, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ जाता है जेईई मेन में। और देखो चैप्टर अभी हम लोग 3-4 क्लास किए हैं और 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा, 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर ऐसे चुनिंदे कुछ चैप्टर को हम कर लेते हैं तब भी जेईई मेन में हमें अच्छा स्कोर मिल जाता है। असलियत ये है कि थर्मोडायनामिक्स का प्रीवियस चैप्टर के साथ, मैकेनिक्स के साथ, फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ, वेव के साथ कोई लिंक नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए ताकि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज प्रोसीड करते हैं टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसको कहते हैं हम देख चुके हैं। किसको कहते हैं? एनी चेंज इन थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, any change in thermodynamic parameters, thermodynamic parameters। थर्मोडायनामिक पैरामीटर मतलब किसको कहते हैं? क्या कोई बताएगा? हम बताए थे P, V, T, ये सबको कहते हैं थर्मोडायनामिक पैरामीटर। नंबर ऑफ मोल्स, टाइप ऑफ गैस, दीज आर ऑल सिस्टम पैरामीटर्स। ठीक है, एनी चेंज इन थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स इज कॉल्ड a thermodynamic process, thermodynamic process। ठीक है, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें निकालना है कोई एक प्रोसेस फॉलो करके कितना हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करवा पाएंगे। the amount of heat that can be converted into work, that is the sole objective of a thermodynamic process। ठीक है, चलिए आज हम लोग बारी बारी से डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को देखते हैं। पहले कुछ सिंपल प्रोसेस देखेंगे। थर्मोडायनामिक प्रोसेस को देखते वक्त हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा जो पीवीटी है, इनके बीच में रिलेशन क्या है? इनके बीच में रिलेशन ये है कि पीवीटी आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। और वो गैस इक्वेशन क्या था? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और ये गैस इक्वेशन से हमें मालूम है कि पीवीटी आर वेरिएबल्स, n is the system constant। जब PV को चेंज करेंगे TV बदलेगा, n और R को कांस्टेंट रखेंगे। हमारा सारा प्रोसेसेस में हम देखेंगे n is constant, the amount of gas which is undergoing the thermodynamic process that is constant, amount of gas हरदम कांस्टेंट रहेगा। अब अगर amount of gas कांस्टेंट रह गया, R is the universal gas constant, तो क्या ऐसा हो सकता है कि P और T को कांस्टेंट रखते हुए हम V को बढ़ाएंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि P और T को कांस्टेंट रखेंगे, ये दोनों तो पहले से ही कांस्टेंट थे, ये दोनों को कांस्टेंट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली V भी कांस्टेंट हो गया। तो किसी 2 थर्मोडायनामिक पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हुए हम तीसरे को नहीं बदल सकते। मतलब कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में कम से कम 2 पैरामीटर को बदलना होगा, या तो PV, या तो PT, या तो VT, या फिर तीनों PVT। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। लेट अस स्टार्ट विद वन बाय वन। पहला थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो हम लोग देखने वाले हैं, इसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस।
क्या है ये आइसोकोरिक प्रोसेस? बार बार से लिखेंगे। इट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, thermodynamic process involving operation at constant volume। मतलब जो गैस लेंगे उसका वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। हाँ, तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हुआ? इट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑपरेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कोई गैस को थर्मोडायनामिक प्रोसेस में लेना है और उसको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। हीटिंग ऑफ ए गैस, हीटिंग ऑफ ए गैस in a rigid closed सिलेंडर। कोई सिलेंडर है जो कि रिजिड भी है, क्लोज्ड भी है और उसके अंदर कुछ गैस है। अब उसको कितना भी गर्म करो, टेम्परेचर सब कुछ बढ़ेंगे लेकिन वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। सो वो अगर आएगा एग्जाम में गिवन एग्जांपल ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आपको होगी हीटिंग ऑफ ए गैस इन ए क्लोज्ड रिजिड। रिजिड क्यों बताया? रिजिड नहीं होगा तो हो सकता है गर्म करने से वो सिलेंडर ही एक्सपांड कर जाए। सिलेंडर इज नॉट अलाउड टू एक्सपांड, तो हम कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो पहले देखेंगे कि हाउ इज द पीवी डायग्राम। थोड़ा आप लोग गेस करने की कोशिश करो। जब मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, सपोज मैं कहता हूं कि ये है पीवी डायग्राम ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम हैज टू बी कांस्टेंट। किसी एक समय में ये प्रेशर था और ये वॉल्यूम था। दिस वाज द प्रेशर, दिस वाज द वॉल्यूम। अब प्रोसेस बनेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस, है ना। अब हम जानते हैं कि पीवी डायग्राम इज टू बी एसोसिएटेड विद एन एरो मार्क। तो हम ऐसा अगर एरो मार्क देंगे तो कहेंगे पहले ये था, ये सिचुएशन से ये सिचुएशन आया। अब सोच के बताना है कि ये जो आप देख रहे हो पीवी डायग्राम, ये है क्या? हीटिंग प्रोसेस है कि कूलिंग प्रोसेस है? आप किसी गैस को अगर गर्म करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर गैस को गर्म करोगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ेगा। आप जानते हो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब इट इज ए हीटिंग प्रोसेस। तो आप क्या कहोगे? दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक हीटिंग। They will ask you draw the PV diagram for a isoporic heating process. Similarly, अगर आपको कहेंगे आइसोकोरिक कूलिंग प्रोसेस का ड्रॉ करिए तो आप क्या करोगे? You have to go for a PV diagram. इस PV डायग्राम में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को कम करना है, कूलिंग करना है, तो आप कहोगे the arrow mark will be like this. This is isoporic cooling process. आइसोकोरिक कूलिंग, तो कूलिंग प्रोसेस में एरो मार्क जैसे हुआ। आगे चल के हम देखेंगे हर एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस में ना एक थर्मोडायनामिक इक्वेशन होगा, क्योंकि पीवी डायग्राम एक ग्राफ है। जैसे y अगर x होता तो y इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन का निकलता है। वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, जो भी हो y और x के बीच में एक रिलेशन आता है। तो सिमिलरली p और v के बीच में एक रिलेशन आएगा। तो इस प्रोसेस में p और v के बीच में क्या रिलेशन है, pvt के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम लिखना चाहते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, जो पॉइंट्स इसके लिए लिख रहे हैं ना, सारा प्रोसेस इसके लिए वैसा पॉइंट लिखेंगे। क्या नाम दे रहे हैं? थर्मोडायनामिक इक्वेशन। थर्मोडायनामिक इक्वेशन। अब एक इक्वेशन तो हर जगह वैलिड है, क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। इन एडिशन टू दैट यहां पर क्या मिल गया? v इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। अच्छा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें v कांस्टेंट है, nr कांस्टेंट है, इंप्लाइज p इज प्रोपोर्शनल टू t, मतलब p1 by t1 will be equal to p2 by t2. So in an isoporic process
P1/T1 विल बी इक्वल टू P2/T2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो दे देंगे एक आइसोबैरिक प्रोसेस में when the pressure was this much, temperature was this much, if the pressure is doubled, what will be the temperature? Remember, ये जो टेम्परेचर है, ये गड़बड़ मत कर देना, ये जो टेम्परेचर है वो क्या है? एब्सोल्यूट स्केल में है। T is absolute temperature, T is absolute temperature, ये याद रखना है आपको। समझ में आया क्या? अच्छा, पॉइंट नंबर 4। वो बिफोर वी गो फॉर दिस, मैं चाहूंगा कि ये चीज को एम्फासिस दिया जाए थोड़ा यहाँ पर, तो उसको थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि मैं आपको इस चीज को एम्फासाइज दे सकूं। P is proportional to T implies P1/T1 is equal to P2/T2। ये हमें समझ में आ गया। T is absolute temperature। क्या लिखेंगे? एक गैस, क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल ले रहे। एक गैस was at temperature 10 degree centigrade if it is heated till the heated at constant volume. If it is heated at constant volume, then or till the pressure is doubled, then what will be final temperature? कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर लोग मिस्टेक कर लेते हैं, इसलिए मैं दे रहा हूं। What will be final temperature? तो याद रखना, यहाँ पर जो टेम्परेचर की बात चल रहा है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला लगा देंगे। P1/T1 is equal to P2/T2। यहाँ पर P1 दिया गया है, P2 दिया गया है, T1 दिया गया है, T2 पूछा गया है। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में कहेंगे P1/T1 is equal to P2/T2, और यहाँ पे P1 कितना है? सपोज P है। P2 कितना है? डबल 2P। T1 कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा है T2 कितना है। क्या कोई मुझे तुरंत बता पाएगा T2 का वैल्यू क्या होगा? पहले ये बताओ, मैं अगर कहूं कि T2 का वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सही है कि गलत है? गलत है। सेंटीग्रेड स्केल में नहीं देखना है, गलत है। यस, वेरी गुड अरुंधति, यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हम पहले T1 को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज T1? T1 हो गया T1 is 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 is 283 डिग्री और 283 केल्विन। हाँ, फॉर्मूला डालिए, सिंपलीफाई करिए। सॉल्विंग T2 is 283 का डबल, नहीं कितना होता है ये? 6 and 5, नहीं केल्विन। अगर सेंटीग्रेड में लिखेंगे 273 माइनस करो, सेंटीग्रेड में लिखेंगे 273 माइनस कर दो, 273 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 48, 28 283 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो क्या हो रहा है, कितना लार्ज राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है। व्हाट इज ह्यूज राइजिंग टेम्परेचर, 10 डिग्री से 283 डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया जस्ट बाय डबलिंग द प्रेशर, है ना। ये मत सोचना कि P1/T1 इक्वल P2/T2 है, टेम्परेचर डबल हो जाता है। हाँ होता है, लेकिन सेंटीग्रेड स्केल में नहीं, केल्विन स्केल में। समझ में आया? ये छोटे छोटे चीजें आपको पकड़ के रखना जरूरी है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे। वी आर कंटिन्यूइंग विद आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ऐसा एक प्रोसेस में चलिए पता करते हैं बिट नंबर 4 में। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस? वर्क डन इन द प्रोसेस, वर्क डन इन द प्रोसेस इज इक्वल टू क्या है? किसी भी प्रोसेस में तो वर्क डन का फॉर्मूला है P इंटू डेल्टा V, है ना। P इंटू डेल्टा V। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। और चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया तो व्हाट इज द वर्क डन?
नो वर्क इज डन, वर्क डन इज 0, नो वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होता है, ठीक है, नो वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस। अच्छा, व्हाट अबाउट डेल्टा यू, वो तो किसी भी प्रोसेस के लिए जाओ फिक्स्ड है, क्या है फॉर्मूला, एन सी वी डेल्टा टी, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो जाए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो फिक्स्ड है, एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। नाउ व्हाट यू सी हियर, डेल्टा क्यू बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या मिल रहा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे 0 है तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, डेल्टा यू, एंड दैट इज व्हाट अगेन एनसीवी डेल्टा टी। मतलब जो भी हीट दोगे सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कोई एक प्रोसेस को देखते वक्त उसका सारा नुस्खे को आपको समझना चाहिए। वो पूछेंगे एक्सप्लेन ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन व्हिच ऑल द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम कन्वर्ट्स इनटू इंटरनल एनर्जी, मतलब नो वर्क इज डन, कौन सा प्रोसेस है, आइसोक्रोरिक प्रोसेस है ना। वो पूछेंगे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल हीट सप्लाइड टू ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कन्वर्टिंग इनटू इंटरनल एनर्जी, सारा का सारा कांस्टेंट वॉल्यूम तो 100%। तो ऐसे करके आपको लॉजिकली समझना है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन से सीधे सीधे डायरेक्टली नहीं आएंगे। दूसरा चीज हुआ, नेक्स्ट चीज हुआ मोलार स्पेसिफिक हीट। अब मोलार स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला था, मोलार स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। हाँ ये मोलार स्पेसिफिक हीट तो है बट एट कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या होता है सीवी, सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या होता है सीवी, और वैसे भी अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी क्या हो गया, इट इज सीवी ओनली, द मोलार स्पेसिफिक हीट इज सीवी। तो ऐसे करके 6-7 पॉइंट हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस के ऊपर देखे जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, और ये सारा पॉइंट जो अभी देखे उसको हम लोग इसके लिए भी रिपीट करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस पहला हुआ, it is the thermodynamic process, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो डेफिनेशन पूछेंगे। इट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग कांस्टेंट प्रेशर, इट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग कांस्टेंट प्रेशर, it is the thermodynamic process involving constant pressure, ठीक है, involving constant pressure, ठीक है। अगर constant pressure है तो एग्जाम्पल बताओ कौन सा केस में constant pressure प्रोसेस होता है, मैं पहले से बताया हूं आपको अगर याद होगा तो, ये प्रॉपर्ली बताओ, heating or cooling of a gas in a vertical cylinder with a floating piston, and कैसा heating, abrupt, random और slow heating, slow heating, देखो yes yes yes, ये इसका एग्जाम्पल अक्सर बच्चे लिख नहीं पाते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग कांस्टेंट प्रेशर और गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, एग्जाम्पल बच्चों को बनता ही नहीं है, याद रखना। क्या हुआ, हीटिंग ऑफ ए गैस, हीटिंग ऑफ ए गैस, हाँ थोड़ा सा मैं भी गड़बड़ कर दिया, क्या लिखना था, स्लो हीटिंग, स्लो हीटिंग ऑफ ए गैस, स्लो हीटिंग ऑफ ए गैस, स्लो हीटिंग ऑफ ए गैस इन ए वर्टिकल सिलेंडर, इन ए वर्टिकल सिलेंडर with floating piston, floating piston, ठीक है। अगर वो पिस्टन का मास m है और सिलेंडर का एरिया a है, व्हाट इज द कांस्टेंट प्रेशर mg/a, ये भी बताया था, ठीक। दूसरा
दूसरा लिखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। अब तो आपको पता चल गया कैसे बनाते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? P इज ए कांस्टेंट, और हमें यह भी मालूम है कि PV इज इक्वल टू nRT। nR कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट है, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब ये भी हुआ कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। बस ध्यान में रखना है कि जो T है यहाँ पर वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। वो बोलेंगे कोई गैस को कांस्टेंट प्रेशर में हाफ दी वॉल्यूम कर दिए, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिए होंगे, डोंट राइट द आंसर इन सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू केल्विन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के बाद आपका कैलकुलेशंस करना। ठीक है, V2 बाई T2। ओके, नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, नोट पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे पीवी डायग्राम। अब आपको सारा कुछ समझ में आने लगा है मैं क्या करने जा रहा हूं। पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम अगर हम देखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर अगर ये था, कुछ समय के बाद भी यही रहेगा, मतलब द डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस। अब पीवी डायग्राम में तो एक एरो मार्क होता है, एरो मार्क ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी तो हो सकता है। एरो मार्क कैन बी आइदर वे, इट मे बी लाइक दिस और दिस। दोनों ही केस में आपको बताना है कि इसमें से मैं बताऊं आपको, एक केस में हीटिंग है, एक केस में कूलिंग है। इसको क्या कहेंगे? आइसोबारिक। कैसे पता चलेगा ये हीटिंग है कि कूलिंग है? देखो प्रेशर है कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ रहा है, ये क्वांटिटी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीटिंग हो रहा है कि कूलिंग हो रहा है? हीटिंग। सो आइसोबारिक हीटिंग हो गया ये, और ये कहेंगे आइसोबारिक कूलिंग। ये हो गया आइसोबारिक कूलिंग प्रोसेस। पीवी डायग्राम भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू का फॉर्मूला फिक्स्ड है, इट इज NCV डेल्टा टी। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसा भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो, डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस, इट इज NCV डेल्टा टी बिकॉज इट वाज वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस। NCV डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा यू पता चल गया। अच्छा, थोड़ा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि व्हाट इज डेल्टा क्यू, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इन मोल्स ऑफ गैस बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या फॉर्मूला होता है? NCP डेल्टा टी, है कि नहीं? NCP डेल्टा टी हो गया द वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। एक बार आपको डेल्टा क्यू और डेल्टा यू समझ में आ गया, लेट अस गो फॉर द वर्क डन। पॉइंट नंबर 6 में वर्क डन इन द प्रोसेस निकालने की दो अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका हुआ डेल्टा W कैन बी फाउंड एज डेल्टा Q प्लस और माइनस डेल्टा U, प्लस और माइनस, it is NCP delta T। कैसे NCP? Because it was at constant pressure। और डेल्टा U तो हरदम NCV डेल्टा T, it is equal to NCV डेल्टा T। एक से दूसरे को माइनस करिए, क्या मिलेगा? NCP माइनस CV इंटू डेल्टा T। डेल्टा W इज दिस। क्या आपको मालूम है CP माइनस CV कितना होता है? CP माइनस CV इज R। CP माइनस CV इज R, पहले ही हम देख चुके हैं। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, सो इट इज NR डेल्टा T। वर्क डन निकालने का ये एक फॉर्मूला है, समझ में आया? वर्क डन निकालने का ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है, आप सोच रहे हो कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, though it is expressed in terms of pressure and volume, you see only changing temperature decides what is the work done, है कि नहीं? कितना इंटरेस्टिंग है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या है? इट इज एरिया अंडर पीवी डायग्राम। डेल्टा W क्या है? डेल्टा W इज
डेल्टा W इज एरिया अंडर पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, थोड़ा एक पीवी डायग्राम का सहारा लेते हैं। जैसे कहेंगे ये हो गया कोई पीवी डायग्राम, इसमें दिया है ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पर वॉल्यूम V1 था, यहाँ पर वॉल्यूम V2, सॉरी हम कहेंगे यहाँ पर वॉल्यूम V1 था और यहाँ पर वॉल्यूम V2 था, और ये हो गया पीवी डायग्राम, ये V है, ये P। और क्या दिया है? दिया है कि यहाँ पर मान लो कि द प्रेशर वाज कांस्टेंट एंड हाउ मच इट वाज P। तो व्हाट इज दिस एरिया कमिंग आउट टू बी? आपको दिख रहा होगा व्हाट इज दिस एरिया? P इंटू दिस dV। dV मतलब V2 माइनस V1। तो आपको हो गए द वाटर इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, ठीक है, P इंटू V2 माइनस V1। तो ऐसे भी हम वाट निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से वाट निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से वाट निकाल सकते हैं। अगर प्रेशर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम दिया है, वी कैन फाइंड आउट द वर्क। अगर कुछ नहीं दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिया है, चेंजिंग टेम्परेचर दिया है, तब भी निकाल सकते हैं। और वैसे इससे ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? चलो देखते हैं, थोड़ा इससे इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। हम कह सकते हैं कि PV2 माइनस PV1, तो हम कहेंगे P1 क्या है? P, P2 क्या है? P। कैसे? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर था ना, तो PV2 को आप लिख सकते हो P2V2, PV1 को लिख सकते हो P1V1। नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो मैं जो हमारा P2V2 है उसको लिख सकता हूं nRT2, है कि नहीं? आई कैन राइट दिस होल थिंग एज nRT2 माइनस nRT1। आ गया ना ऊपर वाला फॉर्मूला? क्या आ गया? इट इज कमिंग आउट टू बी nRT2 माइनस T1 और डेल्टा T सेम चीज आ रहा है। आर यू गेटिंग? छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। प्रूव दैट द वर्क डन इन एन आइसोबारिक प्रोसेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला nR डेल्टा T। Of if the work done in isobaric process is proportional to change in temperature, what is the constant of proportionality? nR। ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेंगे आपको, तो आपको ये सारी चीज को बताना है कि करके। ठीक है, थोड़ा मैं जगह बना लेता हूं ताकि मैं इसको और बढ़िया से आपको विजुअलाइज करवा पाऊं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। अंडरस्टैंडिंग। तो वार्डन भी देख लिए। अब ये वार्डन देखते देखते और एक इंपोर्टेंट चीज देख लेंगे जो अक्सर एग्जाम न्यूमेरिकल वगैरह में पूछ लेते हैं। ध्यान रखो कि व्हाट हिस्सा, व्हाट पार्ट ऑफ the total heat supplied is converted into internal energy. You see, delta U was NCV delta T for any process, and for this process delta Q क्या होता है? NCDT. C क्या है? Specific heated constant pressure. What is that? CP. So it is NCP dt. तो CV by CP होता है 1 by gamma, बाकी तो कट पिट गए। डेल्टा W by डेल्टा Q, what fraction of the total heat is converted into, what fraction of the total heat is converted into work। तो हम कहेंगे फॉर्मूला बन गया A डेल्टा W के लिए हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं nR डेल्टा T, और आपका डेल्टा Q क्या है? इट इज NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। क्या बन गया? R by CP। क्या किसी को मालूम है CP का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा क्या होता था? CP was, हाँ, गामा R by गामा माइनस 1। पहले क्लासेस में हम लोग पढ़े, बोलना मना है, ये सब चीजें पढ़े। देखो मैं नहीं बोला हूं, आप कैसे बोल सकते हो? जबकि आप मेरे से ज्यादा पढ़ रहे हो, मैं तो एकदम पढ़ता ही नहीं हूं। हाँ, CP is गामा R by गामा माइनस 1। डालो CP की जगह तो क्या आ जाएगा मेरे? देखो तो गामा R by गामा माइनस 1 गया, R को खा गया, मिल गया गामा माइनस 1 by गामा। ठीक है। What fraction of the total heat is converted into external work? It is gamma minus 1 by gamma। ठीक है, वैसे पूछ लेंगे। आपको हाइड्रोजन दिया गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिया गया और हीलियम दिया गया, दोनों को बराबर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए,
बराबर मोल्स ऑफ गैस लिए थे, दोनों को हीट सप्लाई किए, कौन से केस में ज्यादा वर्क होगा आपको देखना है, गामा के ऊपर डिपेंड करके। गामा फॉर हाइड्रोजन इज समथिंग, गामा फॉर हीलियम इज समथिंग एल्स, एंड यू हैव टू सी कौन सा केस में ज्यादा वर्क होगा। सेम अगर हीट देंगे तो गामा विल डिसाइड कि किसके ऊपर ज्यादा, किसके केस में ज्यादा वर्क होगा। तो ये फॉर्मूला वगैरह आपको याद रखना। तो आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में जितने सारी चीज देखे थोड़ा इसको देख लेते हैं। इट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग कांस्टेंट प्रेशर। एग्जांपल हुआ स्लो हीटिंग ऑफ ए गैस इन ए वर्टिकल सिलेंडर विथ फ्लोटिंग पिस्टन, ठीक है। दूसरा हुआ थर्मोडायनामिक इक्वेशन हो गया V1/T1 = V2/T2। अच्छा, पीवी डायग्राम आइसोबारिक हीटिंग, आइसोबारिक कूलिंग आपको समझ में आ गया। डेल्टा यू किसी भी प्रोसेस के लिए होता है, इसको लिखने के लिए लिख दिए। डेल्टा क्यू NCP डेल्टा T क्यों हुआ? बिकॉज इट शुड हैव बीन NC डेल्टा T, बट हियर वी आर इन्वॉल्विंग कांस्टेंट प्रेशर। C at constant pressure is called CP, C at constant volume is called CV। तो ये हो गया CP डेल्टा T। अब वार्डर निकाले दो अलग अलग तरीके से और दिखा दिए कि एक दूसरे के साथ वो लोग मिलके जुलके हैं, अलग अलग नहीं हैं। पॉइंट नंबर 7 में एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता हूं, क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूं। यूजिंग एन आइसोबारिक प्रोसेस verify that Cp minus Cv is equal to R। आइसोबारिक प्रोसेस यूज करते हुए ये आपको वेरीफाई करना है कि Cp minus Cv is equal to R है। पहले हम लोग इसको किए, कितना लंबा सा नोट लिखे थे आपको याद होगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो पहले वैल्यूज लिख देते हैं। इन आइसोबारिक प्रोसेस, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस आपको मालूम है डेल्टा क्यू क्या होता है, NCP डेल्टा T, डेल्टा U क्या होता है, NCV डेल्टा T, डेल्टा W क्या होता है, NR डेल्टा T। ये सब चीज हमें मालूम है। अगर ये सारा चीज हमें मालूम है तो हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं CP और CV के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, CP और CV के बीच में क्या रिलेशन है हम लिखना चाहते हैं। ओह यस, we want to see। Now let us see what is the relation between CP and CV। Just let me verify that। Yes, तो by first law of thermodynamics क्या मिल गया? डेल्टा Q is equal to डेल्टा U plus डेल्टा W, सबका वैल्यू डालिए। NCP डेल्टा T, NCV डेल्टा T, NR डेल्टा T। तो N डेल्टा T हर केस में आपको कैंसिल हो गया। डेल्टा TN डेल्टा TN डेल्टा TN बच गया क्या? CP is equal to CV plus R। तो आपकी काम यहाँ पे बन गया, आपकी काम बन गया CP minus CV is equal to R। ठीक है, तो क्या मिल गया? CP is equal to CV plus R। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया और CP minus CV is equal to R। तो क्या आइसोबारिक प्रोसेस सबको ठीक ठाक समझ में आया? Is it understood? Yes, yes, yes। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है। और देखेंगे ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ऑल द हीट सप्लाइड टू द गैस कन्वर्ट्स इनटू द वर्क, लेकिन हम इसको कभी यूज नहीं करते। दैट इज अगेन अनदर सरप्राइजिंग क्वेश्चन ऑन इट, वी शैल सी टू इट। इट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, it is the thermodynamic process
involving constant temperature। वाओ, ये कैसे पॉसिबल है? कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब प्रेशर और वॉल्यूम बदलेंगे। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, कोई चीज को कंप्रेस करोगे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, एक्सपांड करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। और हम पहले भी बता चुके हैं व्हाट वाज टेम्परेचर। जब भी हम कोई बॉडी को छूते हैं उसके मॉलिक्यूल्स हमें स्ट्राइक करते हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल्स कितने जल्दी जल्दी कितने जोर से स्ट्राइक करें, दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। How many molecules are striking, with what speed they are striking, with what frequency they are striking, that gives you altogether the sensation of temperature। अगर कोई गैस को हम एक्सपांड कर देते हैं, एक मॉलिक्यूल जो आपके हाथ में मारा वो वापस जाएगा, टकरा के फिर वापस आएगा, तो इट विल टेक मोर टाइम। पहले जितने जल्दी जल्दी मार रहे थे वो उससे धीरे धीरे मारने लगेंगे, उतने जल्दी जल्दी नहीं मार पाएंगे, फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, टेम्परेचर विल डिक्रीज। कोई भी गैस को एक्सपांड करो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, कंप्रेस करो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे बात चल रहा है थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आप वॉल्यूम घटाओगे तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हाउ कम दिस इज पॉसिबल? ये कैसे होता है ये प्रोसेस, चलो समझते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल्स में इसके बारे में देखेंगे। क्या होता है, सपोज हम कहेंगे, जस्ट थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज यहाँ पे कोई एक मेटल ब्लॉक है। जब ये मेटल ब्लॉक को हम किसी एक रफ सरफेस पे खींचते हुए ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क होगा। वर्क होने से दैट एनर्जी विल बी डेवलपिंग टेम्परेचर हियर, है कि नहीं? तो इसको अगर हम यहां से खींच के यहां तक ले लेते हैं, सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी डेवलप्ड, है ना, और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब सोचो, मैं अगर ये ब्लॉक को फटाक से खींच के यहां तक ले आता हूं इन ए वेरी स्मॉल टाइम, दूसरे केस में ये ब्लॉक को मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे खींचते हुए लेने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे धीरे 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 लेके जाऊंगा इस ब्लॉक को। तो इन दैट केस अगर धीरे धीरे लेके जाऊंगा, यहां तक पहुंचने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको फटाक से खींच के यहां पर ले लूंगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या धीरे धीरे खींच के लेने में जितना वर्क होता है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, धीरे धीरे खींच के लेने में जितना वर्क होता है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, जल्दी से खींच के लेने में तो उतना ही वर्क होता है, बिकॉज़ द फोर्स इज सेम, डिस्प्लेसमेंट इज सेम। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहला केस में जब हम इसको फटाक से खींच के ले लिए, कुछ हीट जनरेट हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, और वो हीट टेम्परेचर बढ़ गया तो सराउंडिंग टेम्परेचर तो ठंडा था, नॉर्मल था। तो ये जब ज्यादा टेम्परेचर होगा, यहां से हीट छूटने लगेगा, कहां? सराउंडिंग में। तो हीट को भागने के लिए समय नहीं मिला, हम यहाँ पे पहुंच गए और मिला हमें टेम्परेचर बढ़ गया है। सिमिलरली जब ये ब्लॉक को हम धीरे 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 खींच के ले रहे थे, टेम्परेचर तो बढ़ रहा था, लेकिन मान लो कि सराउंडिंग टेम्परेचर है सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको मूव करवाने के कारण, ये भी पहले 20 में था, टेम्परेचर बढ़ गया, इसका टेम्परेचर हो गया 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो क्या हो गया, ये ठंडा होने लगेगा। तो जिस रेट में ठंडा हो रहा है, अगर उससे कम रेट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो आप धीरे धीरे खींचते हुए यहाँ तक ले आओगे, देखो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया। जोर से खींच लोगे तो टेम्परेचर में बदलाव आएगा। अब सर्दी के मौसम में एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे ऐसे करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? नहीं। अब ऐसे ऐसे करते हो तभी आपको कुछ वार्म फीलिंग होता है, कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि जो हीट जनरेट होता है वो सराउंडिंग को डिसिपेट होने के लिए इसको टाइम लगता है, टाइम नहीं मिला तो टेम्परेचर बढ़ गया। बस एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाहता हूँ। कोई गैस को कंप्रेस करने से टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन सोचो कोई गैस को अगर धीरे 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 कंप्रेस करेंगे तो उसमें जो हीट बनेगा, उसके चलते जो राइजिंग टेम्परेचर होगा, उसके चलते जो हीट बाहर चला जाएगा, दैट विल अगेन कूल डाउन द सिस्टम। सिमिलरली धीरे धीरे एक्सपांड करेंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कोई गैस को सडनली कंप्रेस कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये आप लोग नोटिस किए होंगे व्हाइल गिविंग पंपिंग ए बाइसाइकिल। अगर बाइसाइकिल का पंप का पिस्टन को धीरे धीरे पुश करते हो, सिलेंडर गर्म नहीं होता है, जल्दी जल्दी पुश करते हो कितना ज्यादा गर्म हो जाता है कि नहीं? क्या दूसरे केस में ज्यादा वर्क नहीं होता है, बट देन हीट डिसिपेट्स। तो आइसोथर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाउ टू मेक ए प्रोसेस आइसोथर्मल? द प्रोसेस मस्ट बी स्लो और हीट अंदर से बाहर भागना चाहिए।
मान लो कि कोई वुडन सिलेंडर में कोई गैस को स्लोली कंप्रेस करेंगे, हीट कैसे भागेगा? वुड इज इंसुलेटर, है ना, नॉन कंडक्टर, उसके अंदर से हीट बाहर नहीं भाग सकता। तो कोई प्रोसेस को आइसोथर्मल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? The gas must be taken into process in a thermally conducting vessel, that too slowly. The process must be slow and must be carried out in a thermally conducting vessel. समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या एग्जाम्पल लेंगे? For the process to be isothermal, it must be carried out slowly in a thermally conducting vessel. थर्मली कंडक्टिंग होना बहुत जरूरी है। स्लो कंप्रेशन ऑफ ए गैस इन ए कपर सिलेंडर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। Sudden compression of a gas in a copper cylinder, it is not an isothermal process. Remember, you have to satisfy both the criteria. The enclosure must be thermally conducting and the process must be slow. ठीक है, यहाँ पर ये दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। स्लोली होना चाहिए एंड थर्मली कंडक्टिंग होना जरूरी है। तो एग्जाम्पल में क्या लेंगे? एग्जाम्पल पे लेंगे स्लो कंप्रेशन of a gas in a copper vessel। कोई कॉपर वेसल में किसी गैस को स्लोली कंप्रेस करेंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, वो ऐसे करके पूछेंगे। ठीक है, स्लो कंप्रेशन ऑफ ए गैस इन ए कॉपर वेसल। अच्छा, स्लो क्यों होना चाहिए? व्हाई शुड बी स्लो? कभी कभार ऐसे भी घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, व्हाई द आइसोथर्मल प्रोसेस इज टू बी स्लो? क्योंकि जो हीट जनरेट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके चलते हीट बाहर जाएगा। कैसे जाएगा? थ्रू दी वॉल्स ऑफ द कंडक्टिंग एनक्लोजर। और कैसे जाएगा? बाय थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन इज ए स्लो प्रोसेस। किसी जगह हीट जल रहा है, हीट है, आप कोई कपर बार लगाओगे, दूसरी तरफ आइस लगाओगे, फटाक से आइस मेल्ट नहीं कर जाएगा, हीट को आने के लिए समय लगता है। इट्स ए स्लो प्रोसेस। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज ए स्लो प्रोसेस, सो द कंप्रेशन प्रोसेस मस्ट बी स्लो। ठीक है, अच्छा, तो स्लो हीटिंग ऑफ ए गैस इन ए थर्मली कंडक्टिंग वेसल। व्हाई स्लो हीटिंग? फिर से रिपीट कर देता हूं, व्हाई स्लो हीटिंग? बिकॉज कंडक्शन इज ए स्लो प्रोसेस। फाइन। पॉइंट नंबर 3, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। हाँ, ये तो आप लोग बता सकते हो। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या बनेगा? अब ये भी देखिए हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में देखेंगे कि T इज कांस्टेंट। T अगर कांस्टेंट है तो आप कहोगे PV इज इक्वल टू nRT में। अगर T कांस्टेंट है तो आप कहोगे T अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब PV इज ए कांस्टेंट। PV इज ए कांस्टेंट मतलब P1 इज इक्वल टू P2 V2। इसको किसी एक दूसरे नाम से हम लोग पहले से जानते हैं। कौन सा लॉ है ये? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ऐसे करके कुछ लॉ वगैरह पढ़े थे ना। कौन सा था ये? P1 V1 इज इक्वल टू, यस, इट वाज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाय PV इज ए कांस्टेंट और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 को हम देखेंगे PV डायग्राम। ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोसेस है, थोड़ा ध्यान से देख लेना भैया। PV डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। PV इज ए कांस्टेंट, PV इज ए कांस्टेंट। P है, V है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा। मतलब व्हेन प्रेशर इज मोर वॉल्यूम इज लेस, जब प्रेशर इज लेस वॉल्यूम इज मोर। तो डायग्राम कुछ ऐसा जाता है। ऐसा मतलब कैसा? कितना टेढ़ा? हाँ, ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि बाद में हमको कंपेयर करना पड़ेगा दो अलग अलग कर्व को। कितना टेढ़ा करके देंगे।
चलिए सोचते हैं कि ये कोई एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। सपोज हम कहेंगे यहाँ का प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, यहाँ का प्रेशर है P2 और यहाँ का वॉल्यूम है V2, ऐसा करके। चलिए अब हमें क्या मालूम है, ये P2 है, ये P1 है, ये V2 है, ये V1 है। हमें मालूम है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं डायग्राम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, थोड़ा अगर अदरवाइज हम देखेंगे, ये P1 V1 क्या दे रहा है बताओ तो? ये रेक्टेंगल को देखो, ये है V1 और ये हाइट है P1, तो P1 V1 क्या हो गया? ये रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज P1 V1, ठीक है ना। अगर मैं P2 V2 को देखूं तो P2 V2 कैसे दिखेगा? P2 V2 विल बी दिस एरिया, ये है P2, ये पूरा चीज है P2, P2 V2 इज दिस एरिया। क्या बोल रहा है कि आप इस जो आप कर्व की बात कर रहे हो, इस कर्व पे कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ यूज करके एक रेक्टेंगल बनाओ, कोई भी रेक्टेंगल बनाओ, हर एक रेक्टेंगल का एरिया बराबर होगा। ये एरिया कितना है? P2 V2, ये एरिया कितना है? P1 V1, एंड वी नो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। समझ में आया क्या? तो ये पीवी डायग्राम को पहले हम कुछ ऐसे लिखना चाहेंगे। ये पीवी डायग्राम कैसे बन गया? P was proportional to 1/V, क्योंकि PV इज ए कांस्टेंट। P ज्यादा हुआ तो V कम हुआ, V कम हुआ तो P ज्यादा हुआ, V ज्यादा हुआ तो P कम हुआ। डायग्राम कुछ ऐसे बना, और ये डायग्राम का नाम क्या है? इट्स कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई भी रेक्टेंगल ले लो, इसके ऊपर एरिया आपको बराबर मिलने वाला है। ये जो कर्व बन गया यहाँ पे, कौन सा वाला? ये वाला जो कर्व आपको यहाँ पे मिला है, ये जो कर्व आपको यहाँ पे मिला है, दैट कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या लिखेंगे? पीवी डायग्राम इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर वर्ड कहां से आया? बिकॉज you form any rectangle taking a point on this curve, that rectangle will have same area। समझ में आ गया क्या? आपको ये डायग्राम को भी स्टडी करना आना चाहिए। वो डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे देते हैं, हाँ स्कूल में नहीं देते हैं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। पीवी डायग्राम भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, पीवी डायग्राम समझ में आ गया तो क्या कहेंगे? पॉइंट नंबर 5। अब हमें देखना है व्हाट इज डेल्टा यू। ओहो, डेल्टा यू तो किसी भी प्रोसेस के लिए एनसीवी डेल्टा टी होता है, एनसीवी डेल्टा टी होता है, और यहां पर डेल्टा टी कितना है? 0। इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, हियर डेल्टा टी 0 है, मतलब डेल्टा यू 0 है। देयर इज नो चेंज in internal energy of the system। अच्छा ठीक है, तो फिर डेल्टा W क्या होगा? वर्क डन। ये वर्क डन के लिए हमें कुछ थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा, और स्कूल वाली ये डेरिवेशन को डालते हैं, डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ऐसे करके डालते हैं। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं निकालने के लिए वर्क डन। लेट n मोल्स ऑफ ए गैस was expanded from volume V1 to V2 isothermally at temperature T, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए गैस का वॉल्यूम को हम एक्सपांड कर दिए। वी वांट टू सी द वार्डन। क्या फॉर्मूला है? P into V2 minus P1। अरे नहीं, ये वार्डन वाला जो फॉर्मूला था P into V2 minus P1, ये किसके लिए था? फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पर तो प्रेशर बदल रहा है,
जब आप गैस को चेंज कर रहे हो V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम में, क्या प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं बदल रहा है। प्रेशर तो बदल रहा है। अगर प्रेशर बदल रहा है तो कैसे निकालेंगे वर्क? फिर प्रेशर इज चेंजिंग। वार्डन का क्या फॉर्मूला था? डेल्टा W इज इक्वल टू PdV इंटीग्रेटेड फ्रॉम V1 टू V2। समझ में आया क्या? ये हम लोग देखे थे। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वार्डन इज टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। वी नो दैट, क्या मालूम है? वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। तो P को हम कह सकते हैं ना, P को हम क्या कह सकते हैं? PV इज इक्वल टू nRT। तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू nRT बाई V। अच्छा, सो वार्डन का क्या फॉर्मूला हो गया? PdV इंटीग्रेशन V1 वॉल्यूम टू V2 वॉल्यूम कैन बी अंडरस्टूड एज P के जगह nRT बाई V लिख दिए। nRT बाई V dV इंटीग्रेशन V1 वॉल्यूम टू V2 वॉल्यूम। nRT कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए, अंदर रह गया 1 बाई V dV इंटीग्रेशन V1 वॉल्यूम टू V2 वॉल्यूम। अब यहाँ का इंटीग्रेशन आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। मैं बताया नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 बाई x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। x टू द पावर n का क्या होता था? n प्लस 1 बाई n प्लस 1। लेकिन सोचो तो, इसको लिखेंगे x टू द पावर माइनस 1, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1 प्लस 1 बाई माइनस 1 प्लस 1। इट मीनिंग बनता है क्या? नहीं बनता है। वो जो फॉर्मूला था दैट वाज लिमिटेड ओनली व्हेन n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। यस, इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना है कि होता है ln x। ln x, ln x का मतलब हुआ log x टू द बेस e। e क्या है? नेचुरल लॉगरिथमिक बेस 2.7। 2.7 होता है e का वैल्यू, इसको कहते हैं ln x। ठीक है, नहीं मालूम है तो आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, इट इज ln x। तो डेल्टा W का वैल्यू क्या आ गया? देखो तो nRT तो बाहर रखा हुआ था। अब 1 बाई V dV का इंटीग्रेशन ln V लिमिटेड फ्रॉम V1 टू V2 डालें, यहाँ पे ln V हो गया। और हम कहेंगे कि यहाँ पे इसका nRT अपर लिमिट डालो तो ln V2 माइनस ln V1। अच्छा, शायद आपको ये भी मालूम होगा कि log A माइनस log B इज इक्वल टू log A बाई B। log A प्लस log B इज इक्वल टू log A इंटू B, लाइक दैट। तो हम कहेंगे, ये मैथमेटिक्स का चीज है, एक्स्ट्रा बता देते हैं। जिनको जिनको देना है 2-2 रुपया भेज देना गूगल पे पे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, मैथमेटिक्स का एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। जिनको जिनको मालूम नहीं था, अभी अभी पता चला कि ln V2 माइनस ln V1 होता है, उनको 2-2 रुपया भेजना है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? nRT ln V2 by V1। So the Warden in expanding a gas isothermally at temperature T from volume V1 to volume V2 is given by nRT ln V2 by V1। शायद आपको मालूम है कि P1 V1 is equal to P2 V2 किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो फिर V2 by V1 का वैल्यू क्या हो गया भैया? V1 इधर ले लो। Is it not coming out to be P1 by P2? Yes। तो हम ये सेम चीज को लिख सकते हैं nRT ln P1 by P2। कोई आइसोथर्मल प्रोसेस का ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर मिलेगा तब भी वर्क निकल जाएगा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम मिलेगा तब भी वर्क निकल जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुआ। ये डिराइवेशन आता है स्कूल एग्जाम में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वार्डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या सबको समझ में आया? यस यस यस। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं देखने के लिए। क्या क्या देख लिए हम लोग देख लिए वार्डन और डेल्टा U। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं, व्हाट इज डेल्टा Q फॉर दिस प्रोसेस। यू नो डेल्टा Q इज इन जनरल, यहाँ पे NC डेल्टा T होता है तो ठीक है, लेकिन डेल्टा T 0 है। डेल्टा T 0 है, इसे लगता है कि डेल्टा Q 0 होना चाहिए, मतलब सिस्टम कोई हीट नहीं दिया, हीट नहीं लिया। ऐसा नहीं होता है क्योंकि C कितना है आपको मालूम नहीं है।
अब तो अभी बताया कि जब कोई गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं रहा है क्योंकि वो हीट बाहर छोड़ देता है, मतलब इट इज रिजेक्टिंग हीट। व्हाइल कंप्रेशन इट इज रिजेक्टिंग हीट, व्हाइल एक्सपांशन इट इज अब्सॉर्बिंग हीट। तो फिर डेल्टा क्यू जीरो कैसे आ रहा है? बड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, डेल्टा टी जीरो है, डेल्टा टी जीरो है, लेकिन सी कितना है मालूम नहीं है। सपोज हम कहेंगे सी का वैल्यू है 1/0, तो डेल्टा टी जीरो। तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो कि क्या आप कह सकते हो कि डेल्टा क्यू जीरो है? नहीं, क्योंकि 0/0 इज नॉट डिफाइंड। हमें अभी सी मालूम नहीं है। कोई भी एक प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में सी का वैल्यू था क्या? सीपी। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में सी का वैल्यू था सीवी। आइसोथर्मल प्रोसेस में सी का वैल्यू क्या है हमें अभी मालूम नहीं है। तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? ये बकवास वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हमें दूसरा फॉर्मूला मालूम है। दूसरा फॉर्मूला क्या बताओ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें तो कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हाँ, डेल्टा यू तो फिक्स्ड है। डेल्टा यू कितना है यहाँ पर? एनसीवी डेल्टा टी। सीवी तो कांस्टेंट है किसी गैस के ऊपर डिपेंड करके, और डेल्टा टी जीरो है, तो डेल्टा यू जीरो है। हम लोग देख चुके हैं थोड़ी देर पहले। हैव वी नॉट सीन इट हियर? वी हैव सीन दैट डेल्टा यू वाज जीरो। यस। अब हम बात करें डेल्टा क्यू का, तो डेल्टा क्यू क्या हो गया भाई? इट इज डेल्टा डब्ल्यू। जितना वार्प होगा उतना ही हीट देंगे। समझ में आया क्या? इसका मतलब जब गैस एक्सपांड कर रहा होगा, जब गैस एक्सपांड कर रहा होगा, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। डेल्टा डब्ल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, डेल्टा क्यू क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब हीट इज अब्सॉर्ब्ड, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। गैस को कंप्रेस कर रहे होंगे, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा, मतलब डेल्टा क्यू भी नेगेटिव होगा। डेल्टा क्यू नेगेटिव हुआ मतलब हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो क्या कहेंगे? कोई पूछेंगे इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑपरेटिंग आइसोथर्मली व्हाट इज द हीट सप्लाइड, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो हम इसके लिए लिखे थे, ln V2/V1। ध्यान रखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कोई पूछ लेता है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस एट टेम्परेचर T द गैस वाज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस वाज डबल्ड, मतलब V1 V2 भी नहीं दिया, ये दिया है कि V2 इज डबल ऑफ V1, तो हो गया ना ln 2। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल्ड, फाइंड द हीट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस और हीट अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो आप क्या कहोगे? फॉर्मूला लगा दोगे क्योंकि डेल्टा क्यू इज सेम एज डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन ऑल्सो वी नो दैट हमारा जो डेल्टा क्यू है दैट इज एन सी डेल्टा टी, और सी क्या है? इट इज डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट ले रहा है या दे रहा है। ड्यूरिंग एक्सपांशन हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड, ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट इज बीइंग रिजेक्टेड, है कि नहीं? एन भी जीरो नहीं है, डेल्टा टी लेकिन जीरो है, तो सी क्या हो गया? इनफाइनाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में मोलार स्पेसिफिक हीट इज इनफाइनाइट? तो आप कहोगे आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? बिफोर वी गो फॉर दिस, हमें नोट करना है एक इंपॉर्टेंट चीज आइसोथर्मल प्रोसेस में, और एक इंपॉर्टेंट चीज में मिस कर गया बताने के लिए, आपको इंपॉर्टेंस देने के लिए भूल गया। क्या हुआ? जो भी हीट दिए, ऑल द हीट सप्लाइड to the gas, all the heat supplied to the gas is converted into external work डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। वो पूछेंगे कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जितना हीट दोगे सारा का सारा वर्क बन जाएगा, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन ये बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, हीट सप्लाइड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्सटर्नल वर्क, ये तो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। लेकिन कहीं भी इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। क्या लिखेंगे? However, this being
a very slow process, very slow process. This method is usually not used. एक आपको मिलेगा, हम आगे आगे पढ़ेंगे, एक इंजन पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कार्नट इंजन। बोलेंगे कि कार्नट इंजन का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है किसी भी दूसरे इंजन से। क्यों? क्योंकि वो आइसोथर्मल प्रोसेस यूज करता है। बढ़िया है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो क्यों यूज नहीं करते हो? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स आइसोथर्मल प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। वो इंजन किसी काम का नहीं है, हाइपोथेटिकल है, कोई प्रैक्टिकल इंजन नहीं है वो। इस इंजन से कोई चीज, आपका गाड़ी, आप अगर कहोगे 1 लीटर ऑयल को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं 100 किलोमीटर जा सकता है, आपका गाड़ी जाता है 40 किलोमीटर, अब कहोगे मेरे को 100 किलोमीटर जाना है 1 लीटर ऑयल में, तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को स्टार्ट करके पकड़ के धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा, ताकि आपका अगर इंजन उस हिसाब से डिजाइन करेंगे तो आप पूरा माइलेज पाओगे, पूरा पेट्रोल का फायदा उठाओगे। लेकिन जो चीज 10 मिनट में होना चाहिए वो 10 घंटे में होगा, तो आपका किसी काम का नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे? और एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या देख दिए? द मोलर स्पेसिफिक हीट, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस आइसोथर्मल प्रोसेस इज डेल्टा Q by n डेल्टा T and that is equal to infinity। समझ में आया क्या? अच्छा, अभी जब आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस देख रहे थे हम लोग, एक देख रहे थे आइसोबारिक हीटिंग, आइसोबारिक कूलिंग। सिमिलरली इस केस में हम आइसोथर्मल हीटिंग और आइसोथर्मल कूलिंग हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थ्रू पीवी डायग्राम। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक था, सही कर दिए। अच्छा, लास्ट पॉइंट बट इंपोर्टेंट फॉर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आइसोथर्मल हीटिंग एंड आइसोथर्मल कूलिंग को हम ड्रॉ करना चाहते हैं। आइसोथर्मल कूलिंग, ये दोनों चीज को हम पीवी डायग्राम से दिखाना चाहते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम तो ऐसा होता ही है ना? आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम ऐसे होता है। आप क्या कहोगे? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो हम कहेंगे कि हीटिंग है, घट रहा होगा तो कूलिंग है। बट यहाँ पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अच्छा, P है, ये B है, ये P है, ये B है। यहाँ पे पहला केस में अगर आप देखोगे कि ये जो आपका पहला केस में अगर हम देखेंगे जो आपका प्रेशर है बढ़ गया है, दूसरे केस और यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है मतलब गैस का कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपांशन हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। जब कोई गैस को कंप्रेस करेंगे वो हीट बाहर छोड़ेगा कि हीट अंदर लेगा? बाहर छोड़ेगा। मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल हीटिंग है कि कूलिंग है? कूलिंग प्रोसेस है ना? आइसोथर्मल कूलिंग प्रोसेस है। और हीट सप्लाई, हम आइसोथर्मल नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन और हीट अब्सॉर्प्शन ऐसे लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से विल बी मोर अप्रोप्रिएटली नेमिंग द टर्म्स आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ये डायग्राम से दिख रहा है। और इस केस में क्या लिखेंगे? यहां पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेल्टा W पॉजिटिव, तो डेल्टा Q भी पॉजिटिव है। डेल्टा Q पॉजिटिव मतलब आइसोथर्मल हीट अब्सॉर्प्शन, हीट आइसोथर्मल हीट अब्सॉर्प्शन फास्ट वाला, इसमें एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड हो रहा है मतलब डेल्टा W पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? गैस इज एक्सपांडिंग, डेल्टा W पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? डेल्टा W इज पॉजिटिव, गैस एक्सपांड करेगा तो पॉजिटिव होता है, वार्डन पॉजिटिव हुआ। और डेल्टा Q क्या होता है? डेल्टा Q इज डेल्टा W, क्योंकि डेल्टा U 0 है तो ये पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव हुआ मतलब हीट इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। ये बेसिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये बात है।
तो ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ते हैं। अगले और सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम लोग अगले क्लास देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।